हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विजन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 10th का बुक ही हमारी भारतीय सांस्कृतिक और विरासत का चैप्टर 12, जिसका नाम है प्रस्तुति कलाएं, जैसे संगीत, नृत्य तथा नाटक। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम प्रस्तुति कलाओं के बारे में जानेंगे, जैसे संगीत, नृत्य तथा नाटक। संगीत में हम हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। नृत्य में भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ये सारे जो नृत्य हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और ये कहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में भी जानेंगे। नाटक में हम भारतीय नाट्य परंपरा जैसे संस्कृत नाटक और आधुनिक नाटक में क्या डिफरेंस है, कैसे इसका विकास हुआ, ठीक है, लोग कैसे इसकी तरफ अट्रैक्टिव है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं गीत और नृत्य हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों को दर्शाते हैं। जैसे ये पहले ग्रामीण लोगों के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों तथा प्रथाओं को ही दिखाते थे, लेकिन आधुनिक शहर की भी संस्कृति का प्रमुख भाग ये बन गए हैं। भारत समृद्ध संस्कृति तथा विरासत से संपन्न देश है। हमारी सभ्यता के आरंभ से ही संगीत, नाटक, नृत्य हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग बन गए हैं। स्टार्टिंग के टाइम से ही ये कला के अंग धर्म और समाज सुधार आंदोलनों को प्रसारित करने का माध्यम, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का माध्यम भी बन गए हैं। वैदिक काल से मध्ययुगीन तक के काल प्रस्तुति कलाएं जन सामान्य को शिक्षित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़े से टॉपिक्स को देखने के बाद आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। आइए हम इसके मुख्य उद्देश्यों को देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमें किन किन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल सकती है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कलाओं के विकास के बारे में जान पाएंगे। संगीत के क्षेत्र में सूफी और भक्ति काल के संतों का क्या मुख्य योगदान रहा है उसके बारे में जान पाएंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य और कर्नाटक संगीत के बारे में जो डिफरेंस है आप उसको पता कर पाएंगे, ठीक है। भारतीय संस्कृति में शास्त्रीय नृत्य और लोक संगीतों के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जैसे शास्त्रीय नृत्य में मैंने बताया था भरतनाट्यम, ये सारे थे, और लोक संगीत में गिद्धा, भांगड़ा, ये सारे लोक संगीतों में आते थे, ठीक है। भारत में कई चरणों में हुए नाटकों के विकास का भी वर्णन आप कर सकेंगे। बहुत सारे नाटक लिखने वाले जैसे लेखक थे, ठीक है, भारतेंदु, इन सब लोगों के बारे में आप जान पाएंगे। ह्यूमंस की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में जो कला है उसने किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आप उसके बारे में भी जान पाएंगे। संगीत, नृत्य, नाटक के वर्तमान परिदृश्य का पहले के टाइम से भी तुलना कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फ्रेंड्स, यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक बेस्ट मोटिवेशनल थॉट लाई हूँ। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको संघर्ष की राह चलनी है या फिर सुकून की नींद लेनी है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रस्तुति कलाओं की अवधारणा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रस्तुति कला की अवधारणा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रस्तुति कलाओं की अवधारणा का क्या मतलब है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो प्रस्तुति कलाएं वे कलाएं होती हैं जिन्हें मंच या समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, शिक्षा प्रदान करना, औरतों और सामाजिक संदेश देना और अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार करना। परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि प्रस्तुति कलाएं। अब प्रस्तुति कलाएं वे कलाएं होती हैं जिनमें परफॉर्मेंस होते हैं ना, वो अपनी कला को डायरेक्ट ऑडियंस के सामने शो करते हैं। यानी कि एक मंच होता है और वहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस बैठे रहते हैं। हम डायरेक्ट यानी कि लाइव उस परफॉर्मेंस को करते हैं, उसे ही परफॉर्मिंग आर्ट्स या फिर प्रस्तुति कलाएं कहा जाता है। और तो और इसमें जो कलाकार होता है यानी कि परफॉर्मर होता है, वो क्या करता है, फिज़िकली और मेंटली प्रदर्शन करता है। यही इसकी मुख्य भूमिका होती है, यानी कि लाइव प्रस्तुति करता है, लाइव प्रस्तुति का प्रदर्शन करता है, यही इसका मुख्य भूमिका होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने आपको प्रस्तुति कलाओं की अवधारणा के बारे में बताई, यानी कि डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। आइए हम इसके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं।
कला मानव की भावनाओं को स्वाभाविक रूप से प्रकट करती हैं। जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य वह अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए गायन यानी कि सिंगिंग, नृत्य यानी कि डांस, रेखा चित्र पेंटिंग, चित्रकला, अभिनय यानी कि एक्टिंग, मूर्ति कला के माध्यम से व्यक्त करता है। मनुष्य अपने भावनाओं को इन सारी चीज़ों के माध्यम से व्यक्त करता है। गायन, नृत्य, रेखा चित्र, चित्रकला, एक्टिंग, मूर्ति कला के माध्यम से वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। भावनाओं को जीवंत भी प्रस्तुत करता है। आपको पता है दुनिया में कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो अपनी आर्ट को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि ऐसा लगता हो कि वो लाइव हो, बिल्कुल रियल हो। ठीक है, कुछ तो अपनी भावनाओं को जीवंत प्रस्तुति तथा अन्य दृश्य कला के माध्यम से भी प्रकट करते हैं। अब अन्य माध्यम कौन सा हो सकता है? जैसे रेखा चित्र बनाना, चित्रकारी करना, मूर्ति कला, दृश्य कलाएं हैं, गायन, नृत्य, अभिनय प्रस्तुति कला। अभिनय प्रस्तुति कला की सहज विशेषताएं हैं। कौन? गायन और नृत्य। अब फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भारत की सबसे प्राचीन लोकप्रिय कला क्या है? संगीत है। भारत की सबसे प्राचीन लोकप्रिय कला संगीत को माना जाता है। और तो और भारतीय संगीत की सबसे प्राचीन परंपरा को हम सामवेद में भी खोज सकते हैं, यानी कि हमारा जो ग्रंथ है सामवेद, उसमें भी इस परंपरा को देखा जा सकता है, जिसके मंत्र संगीतबद्ध रूप में गाए जाते हैं। और तो जो धार्मिक अनुष्ठान है यानी कि पूजा पाठ होते थे, ठीक है, उसमें वैदिक मंत्रों का एक खास स्वर में उच्चारण भी किया जाता था। सबसे प्राचीन पुस्तक जिसमें प्रस्तुति कलाओं का वर्णन है। अब प्रस्तुति कलाओं का वर्णन किस पुस्तक में है? तो वह है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें प्रस्तुति कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स का वर्णन है और चर्चा विशिष्ट रूप में भी की गई है। ठीक है, अब भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो कौन से शताब्दी में संकलित हुई थी? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा पश्चात दूसरी शताब्दी के बीच इसका संकलित हुआ था। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और ईसा पश्चात दूसरी शताब्दी के बीच ये संकलित किया गया था। इसमें संगीत पर 6 अध्याय हैं। संगीत पर कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण पुस्तक है मातंगी बृहदेशी। बृहदेशी की जो पुस्तक थी उसे 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था। यहाँ पे देखिए 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था। इस पुस्तक में रागों का पहली बार नामकरण एवं उन पर विस्तृत रूप से चर्चा भी की गई थी। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने भरत मुनि का नाट्य शास्त्र देखा, मातंगी बृहदेशी देखी। अब हम पढ़ेंगे सारंग देव के बारे में। सारंग देव में 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर लिखा था। सारंग देव ने संगीत रत्नाकर लिखा था कब? 13वीं शताब्दी में, इसको मत भूलना, ठीक है, 13वीं शताब्दी में, जिसमें 264 रागों का वर्णन किया गया था। 264 रागों का वर्णन किया गया था। देखिए प्राचीन पुस्तकों में हमें बांसुरी, ढोल, वीणा, तार और वाद्य यंत्र, मंजीरा आदि वाद्य यंत्रों के बारे में तो मिल जाता है, लेकिन तार और वायु वाद्य यंत्रों के बारे में हमें नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि इस वाद्य यंत्रों की खोज बाद में हुई थी। बहुत सारे शासकों जैसे समुद्रगुप्त, धारा राजा भोज, कल्याण के राजा सोमेश्वर ने संगीत को संरक्षण दिया था। ये सभी शासक जो थे ना, उन्होंने संगीत को बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया था। गुप्ता काल के और अशोक के टाइम, गुप्त काल, मुगल काल, इन सब ने संगीत को बहुत ही ज़्यादा संरक्षण दिया था। और तो और कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो थे ना वो स्वयं कुशल संगीतकार थे, यानी कि बहुत अच्छे संगीतकार थे। कुछ सिक्कों में तो वह वीणा बजाते हुए भी दिखाए गए हैं। मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा करते हुए भी संगीत का प्रयोग होता था। 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के जयदेव में भी गीत गोविंद जैसे उत्कृष्ट राग काव्य की रचना हुई थी। यहाँ पे देखिए जयदेव कहाँ के थे? वो उड़ीसा के थे। उन्होंने किसकी रचना की? गीत गोविंद जैसे राग काव्य की रचना की थी, जो गीत रागों पर आधारित थी। और तो और जो गीत गोविंद था ना वो राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर आधारित था। ये याद रखना कि गीत गोविंद राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर भी आधारित था। अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती ग्रंथ संगीत के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करते, यानी कि जो अभिनव गुप्त की अभिनव भारती है ना, उसमें भी संगीत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तमिल संगीत की बहुत सारी शब्दावली यानी कि शब्दावली जो है वो संस्कृत शास्त्रों के समानांतर हैं, यानी कि जो तमिल की संगीत शब्दावलियाँ हैं ना वो संस्कृत के बहुत सारे शास्त्रों से मिलती हैं। शैववादी, नैनार, वैष्णववादी अलवारों ने भी अपनी कविताओं की रचना संगीत के आधार पर ही
की थी। और तो और मध्यकाल में सूफ़ी और भक्ति संतों ने भी संगीत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। सूफ़ी खानकाहों में कव्वालियाँ भी गाई जाती थीं। भक्ति संतों के कारण भक्ति संगीत जैसे कीर्तन, भजन आदि भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। कबीर, मीराबाई, सूरदास, चंडीदास, तुलसीदास, विद्यापति आदि नाम भक्ति संगीत से भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और इनसे खास तौर से जुड़े हुए हैं। अमीर खुसरो को महान संगीतज्ञ माना जाता है। महान विद्वानों ने भी संगीत के विकास में योगदान दिया था। मालवा के प्रसिद्ध शासक जो थे बाज बहादुर और उनकी पत्नी रानी रूपमती ने नए रागों की रचना की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि मालवा के जो प्रसिद्ध शासक थे बाज बहादुर, उनका संगीत में क्या योगदान था। तो हम इसमें मतलब बता सकते हैं कि जो उनकी पत्नी थी और बाज बहादुर थे, उन्होंने बहुत सारे संगीत में रागों की रचना की थी। इब्राहिम आदिल शाह ने 17वीं शताब्दी में किताब-ए नवरस लिखा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि किताब-ए नवरस की रचना किसने की थी, तो इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा 17वीं शताब्दी में लिखा गया था। और इसमें क्या था, इसमें जो मुस्लिम संत थे ना और हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा में ये पुस्तक लिखी गई थी। और तो और तानसेन अकबर के राज दरबार के सबसे प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ थे, अकबर के दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे जिनका नाम था तानसेन, जिनका मुकाबला कहते हैं कोई नहीं कर सकता था। फ्रेंड्स, आपको पता है जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। और कहा जाता है कि जब तानसेन जी अपना मतलब संगीत दिखाते थे या गाते थे तब उनके गाने से वर्षा होने लगती थी, मोर नाचने लगते थे, ऐसा भी कहा जाता है। और भी अकबर के दरबार में बहुत सारे कवि थे जैसे बेजू बावरा अकबर के काल में ही एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। प्राचीन और मध्यकालीन शासकों द्वारा संगीत को दिए गए संरक्षण ने भक्ति परंपरा को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि मध्यकाल के जो शासक थे, प्राचीन काल के जो शासक थे, उन्हीं के द्वारा भक्ति परंपरा आगे बढ़ा था। मुगल शासक संगीत के बहुत बड़े संरक्षण थे। लेन पुले के अनुसार बाबर भी स्वयं संगीत का शौकीन था। यानी कि लेन पुले ने कहा है कि बाबर भी स्वयं संगीत का शौकीन था। उन्होंने कव्वाली, ख्याल आदि संगीत विधाओं को विकसित भी किया है। स्वामी हरिदास तथा उनके शिष्यों ने अनेक गीतों को विभिन्न धुनों में भी बांधा है। पुंडरीक विट्ठल संगीत के बड़े विद्वान थे। उन्होंने प्रसिद्ध रागमाला भी लिखी है। प्रसिद्ध रागमाला किनके द्वारा लिखा गया था, तो पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखा गया था, ये आप मत भूलना, ठीक है। मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास ने अपनी भक्तिपूर्ण गीतों को गाकर हिंदुस्तानी संगीत को समृद्ध बनाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था वो कंप्लीट होता है। आइए हम इसके कुछ पाठगत प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमने इस पॉइंट से क्या क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तुति कलाओं के कितने विभिन्न रूप थे। तो यहाँ पर हमने देखा नृत्य, नाटक, संगीत, ठीक है, 3 रूप थे इसके। सेकंड क्वेश्चन है मनोरंजन और मन बहलाने के अतिरिक्त प्रस्तुति कला के अन्य क्या प्रभाव भी पड़े हैं। ये एक विशाल जनसंख्या का भी स्रोत है। प्रस्तुति कला सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित भी रखती हैं, सामाजिक और नैतिक संदेश भी देती है, मनोरंजन और मानसिक शांति भी प्रदान करती है और तो और राष्ट्रीय एकता और पहचान को भी मजबूत बनाती है। फ्रेंड्स, आपने वैसे भी देखा होगा कि आजकल जब भी कोई परफॉर्मेंस होता है तो लोग देखने के लिए दूर दूर से जाते हैं, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा बड़ी जनसंख्या में लोग आते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होता है। ठीक वैसे ही परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है। ये एक विशाल जनसंख्या का भी स्रोत था। थर्ड है क्वेश्चन, पूरी तरह प्रस्तुति कलाओं को समर्पित प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जिसे हमने पढ़ा है। क्वेश्चन 4 है 8वीं तथा 9वीं शताब्दी के मध्य प्रस्तुति कलाओं के विषय में रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो मातंगी बृहदेशी है। 5th है हमें किस पुस्तक में पहली बार रागों के नाम मिलते हैं जिसमें उनकी विस्तार पूर्वक चर्चा की, इसका आंसर है बृहदेशी। क्वेश्चन 6 संगीत रत्नाकर में कितने रागों को बताया गया है, तो 264 रागों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 जयदेव की गीत गोविंद का क्या विषय था, तो उनके जयदेव के जो गीत गोविंद था ना उसका क्या विषय था, वो किस आधार पर लिखे जाते थे, तो राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित था। क्वेश्चन 8 है तमिल के जिस 2 कवियों ने अपनी कविताओं को संगीत में निबंध किया था उनके नाम लिखें, तो शैववादी नैनार और वैष्णववादी जो अलवार थे।
ठीक है। क्वेश्चन 9 है, किसने किताबे नवरस लिखी थी? किताबे नवरस किसने लिखा था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखा था। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 10 है, मालवा के शासक बाज बहादुर तथा उनकी पत्नी रूपवती का संगीत में क्या योगदान था? तो नए रागों का विकास उन्होंने किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि हमारे इस टॉपिक से ही सारे क्वेश्चंस रिलेटेड थे। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 12.2 भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रकार। भारतीय शास्त्रीय संगीत न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि यह आध्यात्मिक अनुभव, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी है। फ्रेंड्स, हमारी बुक का क्या नाम है? भारतीय सांस्कृतिक और विरासत। तो हमारे सांस्कृतिक विरासत में जितनी भी चीज़ें संकलित है ना, हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कंप्लीट कवर करेंगे। देखिए, मध्यकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से 2 परंपराओं में विभाजित थी। अब 2 परंपराओं कौन सी? जैसे पहला है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दूसरा है कर्नाटक संगीत। जो पहला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत था ना, ये संगीत उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। उत्तर भारत जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनमें ये विकसित हुआ था। और दूसरा है हमारा कर्नाटक संगीत, जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हुआ था। हम यहाँ पर पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कर्नाटक संगीत के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति काल दिल्ली सल्तनत और अमीर खुसरो तक का माना जाता है। अमीर खुसरो ने बहुत विशेष तरीके से संगीत की वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति की कला को बढ़ावा दिया था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उन्होंने ही सितार और तबला का आविष्कार किया है। ऐसा सिद्ध नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और तो और इन्होंने नए रागों की भी रचना की थी। हिंदुस्तानी संगीत के जो ज़्यादातर संगीतज्ञ हैं ना, वो तानसेन की परंपरा का वाहक मानते हैं, यानी कि खुद को तानसेन की परंपरा का वाहक मानते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमें कुछ विधाएं दी हुई हैं, संगीत की कुछ विधाएं, जैसे ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल, टप्पा आदि शास्त्रीय संगीत की अलग अलग विधाएं, इन्हें विधाएं कहा जाता है। अगर आपसे प्रमुख विधाएं संगीत की पूछी जाएगी ना, तो हम इनके बारे में लिखेंगे। ख्याल आधुनिक लोकप्रिय गायन शैली है और तो और दादरा गीत प्रेम, भक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है। ठुमरी भावनात्मक प्रेम प्रधान गीत है। ध्रुपद प्राचीनतम शास्त्रीय गायन शैली है, जो प्राचीन टाइम में गाया जाता था। तप्पा क्या है? तीव्र गति में गाया जाने वाला गीत है, तप्पा कहा जाता है उसे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने संगीत की प्रमुख विधाओं के बारे में देखा था। अब हम यहाँ पर कुछ अत्यंत लोकप्रिय राग देख लेते हैं। उन रागों में नाम आता है बहार, भैरवी, सिंधु, भैरवी, भीम, पलासी, दरबारी, देश, हंसध्वनि, जय जयंती, मेघ मल्हार, टोड़ी, यमन पीलू, श्याम कल्याण, खंबाज आदि। ये सारे क्या हैं? अत्यंत लोकप्रिय राग हैं। भारत में वाद्य संगीत की प्रमुख विधाएं भी है, जैसे सितार, सरोद, संतूर, सारंगी जैसे प्रसिद्ध वाद्य हैं। पखावज, तबला और मृदगम ताल देने वाले वाद्य हैं, यानी कि ताल देने वाले 2 हैं, जैसे तबला, मृदंगम और पखावज, ठीक है। इसी प्रकार बांसुरी, शहनाई और नादस्वरम आदि मुख्य वायु वाद्य हैं। अगर आपसे वायु वाद्य के बारे में पूछे तो बांसुरी, शहनाई और नादस्वरम का नाम ही आएगा। यहाँ पर हमने वाद्य संगीत की प्रमुख जो विधाएं थी उसके बारे में जाना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो संगीत के संगीतज्ञ सामान्यतः एक घराने से संबंधित होते थे, और जो ये घराना होता था ना, ये वंशानुगत संबंधता से जुड़ा हुआ था, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये चलता रहता था। और तो और ये जो घराना था ना, ये गुरु शिष्य परंपरा से निर्धारित होते थे, अर्थात एक विशेष गुरु से संगीत की शिक्षा प्राप्त होती थी और वो शिष्य के पास जाती थी। शिष्य समान घराने के ही कहलाते थे। ग्वालियर घराना, किरण घराना, जयपुर घराना, ये सारे घराने जाने माने घराने हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कीर्तन, भजन, राग जैसे भक्तिपूर्ण संगीत आदि ग्रंथ में समाहित है। आदि ग्रंथ आप जानते हैं, पंजाबी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसको आदि ग्रंथ बोला जाता है। उसमें कीर्तन, भजन, रागों के बारे में भी बताया गया है। मुहर्रम के दौरान मजलिस में गायकों की भारतीय संगीत में विशेष स्थान है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में जाना है। आइए हम पढ़ते हैं कर्नाटक संगीत के बारे में। ये संगीत दक्षिण भारत, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
केरल में विकसित हुआ था, यानी कि जो ये संगीत था वो दक्षिण भारत में ज़्यादातर विकसित हुआ था। कौन से राज्यों में? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल में विकसित हुआ था। अब देखिए जो कर्नाटक संगीत है ना, उसकी रचना का श्रेय किसको जाता है? 3 संगीतज्ञों को जाता है। नंबर 1 पे श्याम शास्त्री, त्यागराजा और मुत्थुस्वामी दीक्षितर को दिया जाता है, जो 1700 से 1850 के बीच के काल के थे। इनका टाइम क्या था? 1700 से 1850 के बीच में थे, ठीक है। पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के एक दूसरे महत्वपूर्ण रचनाकार थे। त्यागराजा का सम्मान एक महान कलाकार और संत दोनों रूपों में किया जाता है। यहाँ पर हमने 3 नाम देखे थे संगीतज्ञों में जिनका श्रेय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। श्याम शास्त्री, त्यागराजा और मुत्थुस्वामी दीक्षितर के बारे में आपको पढ़ना है। फ्रेंड्स, आपको पता है त्यागराजा जो थे उनका सम्मान एक महान कलाकार और तो और संत दोनों के रूपों में भी किया जाता है, और तो और उन्हें कर्नाटक संगीत के साक्षात मूर्त का प्रतीक भी दिया गया है। उनकी मुख्य रचनाओं को कृति के रूप में भी जाना जाता है, जो भक्ति प्रकृति की है। यहाँ पर 3 महान संगीतज्ञों ने नए तरीकों का प्रयोग किया था संगीत में। जैसे नंबर 1 पे आते हैं महावेदनाथ अय्यर, पत्तनम सुब्रमण्यम अयंगर, रामनाथ श्रीनिवास अयंगर। इन लोगों ने क्या किया था? कर्नाटक संगीत के अन्य महत्वपूर्ण संगीतज्ञ हैं ये। इन लोगों ने बांसुरी, वीणा, नादस्वरम, मृदगम, घटम कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त मुख्य वाद्य यंत्र का इन्होंने प्रयोग किया था। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में कुछ समानताओं के बावजूद उनमें कुछ समानताएं भी मौजूद हैं। जैसे कर्नाटक संगीत का आलपन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर आलाप या आलपन होता क्या है? तो आलपन राग की प्रस्तुति वो होती है जो राग की प्रस्तुति बिना ताल के किया जाता है, ठीक है, उसे ही आलपन या आलाप कहा जाता है। यहाँ पे हमने फर्स्ट पढ़ा था कि इनमें समानताएं क्या क्या है। संगीत का आलपन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा बनता है कि कर्नाटक संगीत में बृहत तिलाना हिंदुस्तानी संगीत के तराना से मिलता जुलता है, ठीक है। दोनों संगीत विधाएं ताल या तालम पर जोर देते हैं। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट देखे जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों संगीत में समान हैं। अगर हमसे समानताएं पूछा जाता है तो हम इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आधुनिक भारतीय संगीत। आधुनिक भारतीय संगीत का अर्थ क्या होता है? आधुनिक भारतीय संगीत का अर्थ है वह संगीत जो भारतीय शास्त्र और लोक संगीत पर आधारित हो। लोक संगीत पर आधारित हो, जो आधुनिक तकनीकों, साधनों और विधाओं के साथ विकसित हुआ हो। ये संगीत मुख्य रूप से फिल्मी संगीत, लोकप्रिय संगीत और नए संगीत प्रयोग को भी शामिल करता है। इसका महत्व क्या है? उसका महत्व है भारतीय संस्कृति को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करना और बहुत सारे युवाओं को, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना। और तो और जो संगीत है, संगीत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। फ्रेंड्स, आपको पता है अंग्रेजी शासन के साथ ही पश्चिमी संगीत भी हमारे देश में आया था। भारतीयों ने वायलिन, शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों को भी अपनाया था। और तो और जो संगीत था ना, वो मंच पर संगीत का वृंद वादन एक नया विकास हुआ था। यानी कि पहले संगीत क्या था? नॉर्मल गाए जाते थे, ठीक है, लोगों के बीचों में गाए जाते थे। शासक थे वो अपने महलों में इसका वो प्रदर्शन करवाते थे, ठीक है। अब क्या था? अब बाहर एक मंच मिल चुका था इसको। और तो और कैसेट्स होती थी, कैसेटों के उपयोग ने धुनों और रागों के मौखिक प्रदर्शन को भी प्रस्तावित किया। संगीत जो कुछ सुविधा संपन्न धनी लोगों के बीच ही सीमित था, अब व्यापक जनता के बीच भी ये उपलब्ध होने लगा। अब देश में जो मंच प्रदर्शनों के कारण हजारों संगीत प्रेमी आनंद भी इसका उठा रहे हैं। संगीत की शिक्षा अब गुरु शिष्य व्यवस्था पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि इसकी शिक्षा संगीत के सिखाने वाले संस्थानों में भी दी गई है। यानी कि पहले सिर्फ एक गुरु अपने शिष्य को संगीत के बारे में सिखाता था, लेकिन अब क्या हुआ? अब बहुत बड़े बड़े इसके लिए संस्थान खुल गए हैं, जहाँ पर संगीत की शिक्षा भी दी जाने लगी है।
आधुनिक भारतीय संगीत। अब यहाँ पर हम संगीतज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। अमीर खुसरो, सदारंग, अदरंग, मियाँ तानसेन, जिनके बारे में हमने पढ़ा है अभी, गोपाल नायक, स्वामी हरिदास, ये सारे क्या थे? ये सारे संगीतज्ञ थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो है वो प्रमुख संगीत गायक हैं, इनके नाम आप पढ़ लेना। ठीक है, वादकों में बाबा अलाउद्दीन खान, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद आर खान, उस्ताद जाकिर हुसैन प्रमुख संगीतज्ञ थे। ये वादक के प्रमुख संगीतज्ञ है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोक संगीत। यहाँ पर हम लोक संगीत की डेफिनेशन देख लेते हैं। लोक संगीत वह संगीत है जो आम जनता के जीवन और उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों, पर्व त्योहार, भावनाओं को व्यक्त करता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चला जाता है। इसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त भारत के पास लोक संगीत या लोकप्रिय संगीत की एक समृद्ध विरासत है। ये संगीत जन भावनाओं को प्रस्तुत करती है, यानी कि लोगों के भावनाओं पर आधारित होती हैं। साधारण गीत जीवन के प्रत्येक घटनाओं को, चाहे वह कोई पर्व हो, मैंने अभी आपको बताया कि यह लोक संगीत कब गाए जाते हैं, जैसे कोई पर्व हो, नई ऋतु का आगमन हो, या फिर विवाह हो, बच्चे के जन्म का अवसर हो, ऐसे उत्सवों में भी ये लोक संगीत गाए जाते हैं। राजस्थान लोक संगीत जैसे मांड, भटियाली, बंगाल की भटियाली पूरे देश में लोकप्रिय हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप राजस्थानी लोक संगीत में नाम याद रखना, एक तो मांड हो गया, दूसरा भाटियाली हो गया। ठीक है, राजस्थान के लोक संगीत में सिर्फ दो नाम आते हैं, एक मांड और एक भाटियाली, और एक बंगाल की भटियाली भी है जो पूरे देश में लोकप्रिय है। रागिनी हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? रागिनी। लोकगीतों का एक खास अर्थ या संदेश भी होता है। वे अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं और महत्वपूर्ण अनुष्ठानों का भी वर्णन करते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं यानी कि इतिहास में जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके ऊपर होते थे। कश्मीरी गुलराज समानता एक लोक कथा है। कश्मीर में गुलराज है, ठीक है, इसको याद रखना। मध्य प्रदेश की पंडियानी भी एक कथा है जिसे संगीतबद्ध कर प्रस्तुत किया जाता है। और तो और मुस्लिमों में मुहर्रम के अवसर पर सोज ख्वानी शोक गीत भी गाए जाते हैं। ईसाइयों के त्यौहार में अक्सर केरोल और आनंद गीत समूह में गाए जाते हैं। यहाँ पर हमने लोक संगीत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आप ये याद रखना, बंगाल की भटियाली बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, राजस्थान की मांड और भाटियाली ये सारे प्रसिद्ध हैं। आप इन सबको लर्न कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसी पॉइंट से रिलेटेड कुछ पाठगत प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। पाठगत प्रश्न 12.2 है हमारा। क्वेश्चन 1 इसका देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो भाग कौन से हैं? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में हमने फ्रेंड्स पढ़ा था। हमने भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो भागों के बारे में पढ़ा था। जैसे फर्स्ट है उत्तर भारत का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, सेकंड में हमने पढ़ा था दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत। ये था भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो भाग। सेकंड क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत की विभिन्न शैलियाँ क्या है? तो हिंदुस्तानी संगीत की विभिन्न शैलियाँ हैं, जैसे ध्रुपद हो गया, ठुमरी, ख्याल तथा टप्पे। ये सारे क्या है? हिंदुस्तानी संगीत की विभिन्न शैलियाँ हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में घराना क्या था? फ्रेंड्स, आपको चैप्टर में हमने देखा था कि घराना क्या था, मैंने आपको इसका डेफिनेशन भी बताया था। तो घराना गुरु शिष्य की परंपरा पर आधारित संगीत की एक शैली है जिसको घराना कहा जाता है। क्वेश्चन 4 है भारत के कुछ प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीत घरानों के नाम लिखिए। तो हमने कौन कौन सा घराना पढ़ा था? जयपुर घराना, किराना घराना, ग्वालियर घराना। ये सारे घराने ना बहुत ज़्यादा फेमस थे, आप इनको याद रखना, ये हमारे एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। कर्नाटक संगीत में कृति क्या है? कृति के बारे में हमने पढ़ा था, तो आपने देखा था ना त्यागराज जो मुख्य जो संगीतकार थे, ठीक है, त्यागराज के मुख्य रचनाओं को कृति के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन 6 है भारत के कर्नाटक संगीत के कुछ संगीत रचनाकारों के नाम बताइए। तो कर्नाटक संगीत के कुछ जो संगीत रचनाकार थे उनके नाम आते हैं। सबसे पहले श्याम शास्त्री जी का,
त्यागराज का, मुथुस्वामी पुरंदर दास, ये सारे क्या थे, ये सारे कर्नाटक संगीत के रचनाकार थे। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, कर्नाटक संगीत में कौन से सहायक मुख्य वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते थे। तो कर्नाटक संगीत में जो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते थे उनमें आता है बांसुरी, वीणा, नाटस्वरम, मृदगम, घटम। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर वन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, हिंदुस्तानी संगीत तथा कर्नाटक संगीत दोनों में समान दो लक्षण कौन कौन से हैं। हमने इसमें डिफरेंस देखा था ना कि हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में जो मतलब समानताएं हैं उसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। आइए हम इसके यहाँ पे आंसर बताते हैं। कर्नाटक अलापना हिंदुस्तानी अलाप से मिलता है, यानी कि कर्नाटक का जो अलापना था हिंदुस्तानी अलाप से मिलता है। अलाप का मतलब भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो तिलाना था ना वो तराना से मैच करता था। दोनों विधाएं ताल या तालम पर जोर देते थे, यानी कि दोनों ताल या तालम पर जोर देते थे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भारत के नृत्य। अब हम यहाँ पर भारत के नृत्य के बारे में देख लेते हैं। 12.6 से हमारा भारत के नृत्य। फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता दूँ कि जो भारत की नृत्य थी ना वो 2 टाइप्स में डिवाइड थी। एक तो क्लासिकल डांस था और सेकेंड था फोक डांस। क्लासिकल डांस शास्त्र नृत्य को कहा जाता है और फोक डांस लोक नृत्य को कहा जाता है। अब क्लासिकल डांस में जो 8 शास्त्र नृत्य यानी कि 8 क्लासिकल डांस थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, उसमें नंबर 1 में नाम आता है भरतनाट्यम और कथक। भरतनाट्यम आपको बता दूं कि भरतनाट्यम जो है ना वो शास्त्र नृत्य, फेमस शास्त्र नृत्य है, कहाँ का है, तमिलनाडु का। तमिलनाडु आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कथक। कथक कहाँ का है फ्रेंड्स, यूपी का फेमस क्लासिकल डांस है। और कथकली, कथकली कहाँ का है, केरल का है। और तो और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, केरला का है। ओडिसी कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो ओडिशा का है, याद रखना। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी फ्रेंड्स कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, ये याद रखना आप, आंध्र प्रदेश का है। और सत्रिया कहाँ का है, असम, असम का फेमस क्लासिकल डांस है, ये याद रखना, ठीक है। अब लोक नृत्य में देखते रहते हैं, लोक नृत्य में क्या क्या होता है। तो भांगड़ा आप जानते हैं ना, भांगड़ा कहाँ पे किया जाता है, पंजाब में किया जाता है। घूमर, कालबेलिया जिसे कहाँ पर किया जाता है, राजस्थान में बहुत फेमस है। गरबा डांडिया गुजरात में किया जाता है। लावणी तथा तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। फाग और धमाल कहाँ पर किया जाता है, हरियाणा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन ये कहाँ किया जाता है, हरियाणा में। छऊ कहाँ का है, बंगाल में है। ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये फोक डांस, इनको फोक डांस बोला जाता है। फ्रेंड्स ये सिर्फ हमारे 12th क्लास NIOS से ही नहीं बल्कि 12th क्लास या 10th क्लास में ही नहीं बल्कि जब हम आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं ना तो भारत के ये नृत्य जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमारे टॉपिक्स में भी होते हैं कि हमें इसको कवर करना होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप आगे चल के अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ऋग्वेद में नृत्य तथा नृतु का उल्लेख मिलता है। अब नृत्य, नृत्य का क्या मतलब होता है, नृत्य ऑब्वियसली हम यहाँ पे नृत्य की बात कर रहे हैं ना, तो नृत्य को क्या बोला गया है, नृत्य, ठीक है। तथा उषा काल की सुंदरता की तुलना सुंदर वेशभूषा युक्त त्रियागना से की गई है। अब यहाँ पे उषा का क्या मतलब है, उषा का मतलब होता है सूर्योदय से पूर्व का जो समय होता है, आकाश में हल्की सी रोशनी दिखाई पड़ती है, उसे ही क्या कहा जाता है, उषा काल कहा जाता है। अब सुबह जब 4 बजे उठते हैं ना तो आप देखते हैं ना सूर्योदय होता है, तब देखना सनलाइट कितनी मतलब बहुत ज़्यादा, वो व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो उसकी सुंदरता की तुलना त्रियागना से, नृत्यागना से की गई है। नृत्यागना एक पिक्चर होती है वुमेन्स की जो डांस करते हुए दिखाई देती हैं, ठीक है। तो उनकी सुंदरता का किससे तुलना की गई है, उषा काल से की गई है। अब यहाँ पर देखिए जैमिनी और कौशिक की, ये क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। इसमें नृत्य और संगीत का एक साथ उल्लेख किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जैमिनी और कौशिक की एक ग्रंथ है जिसमें संगीत और नृत्य का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स इससे पहले के जो टॉपिक्स थे जैसे संगीत, संगीत को तो हम कवर कर ही चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर नृत्य के बारे में बात करते हैं। भारत नृत्य की समृद्ध शास्त्रीय परंपरा विकसित हो चुकी थी, यानी कि जैसे संगीत विकसित हो रहा था वैसे ही नृत्य भी धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो गया था। अब देखिए जो नृत्य है ना, नृत्य की शुरुआत कब से मानी जाती है, जब हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था, ठीक है। जब उसके बारे में खोजा गया था तब वहाँ से हड़प्पा में मिली नृत्यागना की एक कांस्य मूर्ति का साक्ष्य भी मिला है। इस बात से साबित होता है कि जो नृत्य था ना,
स्त्री द्वारा नृत्य का प्रदर्शन बहुत टाइम पहले से ही शुरू हो गया था। भारतीय संस्कृति में नृत्यों के द्वारा धार्मिक विचारों को सांकेतिक अभिव्यक्ति दी जाती है। सांकेतिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर एम लगाना भूल गए, ठीक है। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन यानी कि सांकेतिक अभिव्यक्ति दी जाती है नृत्य के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए, नटराज के रूप में शिव की मुद्रा सृष्टि चक्र के निर्माण व ध्वंस को दर्शाती है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नटराज के रूप में शिव की मुद्रा किसके निर्माण ध्वंस को दिखाती है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा सृष्टि चक्र। फ्रेंड्स, ये याद रखना, हमारे 1 क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। देश के विशेष रूप में दक्षिणी भाग में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ नृत्य करते देवों की विभिन्न मुद्राओं वाली मूर्ति ना हो। यानी कि नृत्य जो है वो इतना फेमस हो चुका है कि मंदिरों में भी देवी देवताओं की जो पिक्चर्स होती हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, वो भी नृत्य करते हुए दिखाई देती हैं, ठीक है। कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के प्रकार है। मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया था कि क्लासिकल डांस, जो 8 क्लासिकल डांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम जो कहाँ का है, तमिलनाडु, कथक यूपी, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी ओडिशा में, मणिपुरी मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फेमस क्लासिकल डांस है, सत्या असम में, ठीक है। ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% श्योर के साथ कह सकती हूँ कि ये आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये कहना बहुत ज़्यादा कठिन है कि नृत्य का किस समय में उत्पत्ति हुई। आविर्भाव मतलब होता है उत्पत्ति, लेकिन यह स्पष्ट है कि खुशी को व्यक्त करने के लिए लोग क्या करते थे, नृत्य करते थे। धीरे धीरे नृत्य को लोक तथा शास्त्रीय 2 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, भारतीय जो नृत्य था वो कितने टाइप्स में डिवाइड थे, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, 2 टाइप्स में डिवाइड थे, ठीक है। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य को मंदिरों तथा शाही दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था। यानी कि जो शाही नृत्य शास्त्रीय नृत्य होता था वो मंदिरों और राज दरबारों में किया जाता था। मंदिरों में नृत्य धार्मिक उद्देश्य से किए जाते थे, जबकि राज दरबार में यह केवल मनोरंजन के लिए होता था। देखिए यहाँ पर जो दक्षिण भारत यानी कि जो साउथ का एरिया था ना, उसमें भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में विकसित हुई थी। यानी कि धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में विकसित हुई थी भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। यक्षगान जो कि केरल के कथकली नृत्य का एक प्रकार है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कथकली के बारे में पढ़ा था ना, तो कथकली यक्षगान का ही एक प्रकार है, ठीक है। रामायण व महाभारत की कथाओं की नृत्य प्रस्तुति की जाती है, जबकि कथक व मणिपुरी अधिकांशतः भगवान कृष्ण की कथाओं एवं उनके रास नृत्य से संबंध होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जो कथक शास्त्रीय नृत्य था ना, वो किसकी, कथक और मणिपुरी, ठीक है, ये सारे क्या थे, भगवान कृष्ण की कथाओं पर और रास नृत्य से आधारित होती थी। ओडिसी नृत्य भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित थी। ओडिसी जो नृत्य था वो भगवान जगन्नाथ से संबंधित था। ये पूछ सकते हैं कि कौन सा जो डांस है ना वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये शायद मैचिंग में आ सकता है आपके। भारत में कथक को विशेष रूप से मंदिरों में कृष्ण लीला और भगवान शिव की कथाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमने कथक के बारे में पढ़ा। जो कथक है ना, वो विशेष रूप से मंदिर में कृष्ण लीला और भगवान शिव की कथाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये आप मत भूलना, ठीक है। इस नृत्य को मध्यकाल में राज दरबारों में भी प्रस्तुत किया जाने लगा था। कौन से नृत्य को, यहाँ पर हम किस नृत्य की बात कर रहे हैं, कथक नृत्य की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे राजा के दरबार में प्रेम भावना से युक्त जो ठुमरी है उसको गजल वाद्य यंत्रों सहित भी प्रस्तुत किया जाने लगा था। किस लिए, मनोरंजन के लिए। जाहिर सी बात है, राज दरबार में अगर वो पेश किया जा रहा है तो वो किसके लिए होगा, मनोरंजन के लिए होगा, और मंदिरों में होगा तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उसको प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य कहाँ का था, मणिपुर का था। धार्मिक प्रयोजनों के लिए ही भी यह प्रस्तुत किया जाता था। यानी कि ये भी नृत्य किससे रिलेटेड था, धार्मिक संबंधों से रिलेटेड था, ठीक है। लोक नृत्य आम लोगों के जीवन से विकसित हुए थे। लोक नृत्य के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरह लोग अपने मतलब कोई त्यौहार आता था या फिर किसी का जन्मदिन होता था, शादी होता तो क्या होता था, लोक नृत्य किया जाता था, ठीक है। असम में फसलों की कटाई के समय के आगमन को बिहू नृत्य के माध्यम से उत्सव को मनाया जाता था। यानी कि जब भी असम में कोई फसल की कटाई होती थी ना, तो कौन सा नृत्य किया जाता था, बिहू नृत्य किया जाता था, ठीक है। इसी प्रकार गुजरात में गरबा किया जाता है, पंजाब में गिद्धा और भांगड़ा किया जाता है, मिजोरम में बांस नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है और वो किया जाता है। महाराष्ट्र में मछुआरों का कोली नृत्य फेमस है। कश्मीर का धूमल, बंगाल का छऊ नृत्य आदि
प्रस्तुत किया जाता है, वो भी किस लिए? हर्ष और शोक को अभिव्यक्त करने के लिए। फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि कथकली कहाँ का फेमस है, शास्त्रीय नृत्य है केरल का। गुजरात कहाँ किया जाता है? ये जो गुजरात, पंजाब, मिजोरम में जो गरबा, गिद्धा, भांगड़ा, बांस नृत्य ये सारे किए जाते थे ना, ये क्या है? ये लोक नृत्य थे। और जो हमने भरतनाट्यम, कथकली, कथक ये सारे क्या थे? ये सारे शास्त्रीय नृत्य थे। ठीक है, गुजरात कहाँ का था? गरबा का था। पंजाब में कौन सा नृत्य किया जाता था? गिद्धा और भांगड़ा किया जाता था, ये लोक नृत्य में आते हैं। ठीक है, मिजोरम बांस नृत्य, महाराष्ट्र में कौली नृत्य होता था, कश्मीर में धूमल, बंगाल में छऊ, ये सारे हमारे लोक नृत्य थे, हमने इसके बारे में पढ़ा है। फ्रेंड्स, शास्त्र नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस और फोक डांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए कौन सा नृत्य कहाँ होता था ये बहुत मतलब क्लियरली आप याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, संगीत में। अब हम देखें यहाँ पर नाटक में। ठीक है, नाट्य शास्त्र नाट्य कला से संबंधित है, परंतु नाटक के अंश के रूप में भरत मुनि ने नृत्य व उसके अनेक अंगों की विस्तृत चर्चा की है। यानी कि जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है ना, वो नाटक से रिलेटेड है और उसमें नृत्य के बारे में और उनके अंगों के बारे में बहुत सारी चर्चा की गई है, जैसे मुख आकृति, शारीरिक भाव भंगिमाएँ, हस्त मुद्रा, पद संचालन, सभी को 3 भागों में विभाजित किया है। किसने? भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है ना, उसमें देखिए यहाँ पे उन्होंने नृत्य क्या बोला? पद संचालन और नृत्य अंग संचालन तथा नाट्य अभिनय की संज्ञा दी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है ना, उसमें मतलब 2-3 ही लाइन बताई गई है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो 3 भागों में विभाजित किया गया था, पद संचालन को, हस्त मुद्रा को, मुखाकृति को, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर मध्ययुगीन कालीन में क्या हुआ था। मध्ययुगीन काल जो था उसमें क्या हुआ था? उसमें मुगल शासकों ने कथक नृत्य को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था। और तो और कहा जाता है कि मुग़ल जो शासक थे ना, उसमें औरंगजेब को छोड़कर ये नृत्य प्रस्तुतियाँ दरबार में पेश की जाती। यानी कि जितने भी उस टाइम पे मुग़ल काल में जितने भी शासक आए थे ना, उसमें औरंगजेब एक ऐसा था जो ना संगीत को पसंद करता था और ना ही डांस वगैरह को पसंद करता था। इसलिए औरंगजेब के टाइम को छोड़कर बाकी जितने भी मुग़ल शासक थे ना, उन सब में कथक नृत्य को प्रोत्साहन दिया जाता था। और तो और दक्षिण भारत यानी कि साउथ का जो एरिया था, उसमें मंदिर, दरबार और भवनों में जो नर्तकों होते थे, यानी कि जो नृत्य करने वाले होते थे, उन्हें विशेष मंच भी प्रदान किया जाता था। नवरस, राम, कृष्ण, गणेश, दुर्गा आदि की जो पौराणिक कथाएं होती थी ना, उनके आधार पर नृत्य के द्वारा अभिनीत किया जाता, यानी कि उन्हीं के आधार पर नृत्य किया जाता था। अब यहाँ पे देखिए, जो नॉर्थ इंडिया का साइड था, जैसे उत्तर भारत के कुछ शासक जैसे वाजिद अली शाह, आपने सुना होगा कभी इनका नाम, संगीत और नृत्य के बहुत ज़्यादा बड़े संरक्षण थे। लखनऊ घराना या नृत्य की पाठशाला के बीज भी यहीं बोए गए थे। यहीं लखनऊ घराना की भी शुरुआत हुई थी। यानी कि ये कहाँ की बात कर रहा है? उत्तर भारत की बात कर रहा है। लखनऊ घराना बहुत ज़्यादा फेमस थी, है ना। आधुनिक समय में पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराना के ही नर्तक थे और तो और दक्षिण राज्य नृत्य की शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी बन गए थे। दक्षिण में अनेक नृत्य संस्थान भी खुलते चले गए। ये हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? ये हम मध्ययुगीन काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मध्ययुगीन में क्या क्या हुआ था आप इसको याद रखें। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मध्ययुगीन काल में जो भी हुआ यहाँ पे देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पे आधुनिक काल में। आधुनिक काल में देखिए, जो शास्त्र नृत्य शैली के साथ लोक नृत्य भी विकसित हो रहा था। अनेक राज्यों में स्थान नृत्य भी लोकप्रिय हो गए थे। स्थान नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा विकसित होने लगे थे आधुनिक काल में। मणिपुरी नृत्य जो था, संस्थाल नृत्य, रविन्द्रनाथ की नृत्य नाटिकाएँ, छाऊ, रास, गिद्धा, भांगड़ा, गरबा, ये सारे कहाँ के थे हमने ये पढ़ लिया था। आदि कुछ लोक नृत्य भारत में प्रचलित हो रहे थे, यानी कि भारत में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित होने लगे थे। ये आधुनिक काल की हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमारे देश के लगभग सभी राज्यों ने अपने लोक नृत्यों की परंपरा विकसित कर ली है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, असम में क्या फेमस था? असम में बिहू बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। ठीक है, लद्दाख में कौन सा होता था? मुखौटा नृत्य किया जाता था। मेघालय का वांगला, सिक्किम का भूतिया या फिर हम उसको कह सकते हैं लेपचा नृत्य। इसके साथ ही कुछ मार्शल डांस भी हैं, जैसे उत्तरांचल का छोलिया, केरल का कलारीपेटू, मणिपुर का थांगता आदि प्रसिद्ध नृत्य हैं। फ्रेंड्स, ये सारे नृत्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको मत भूलना, लर्न करना। अगर याद ना हो
तो बार बार इसको रिपीट करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज के लिए नहीं बल्कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये, तो याद रखना, ठीक है। कलारीपयट्टू कहाँ का है? केरल का है। और ये क्या है? ये एक मार्शल डांस है। ये सारे आधुनिक काल में बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे थे, ठीक है, लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। अब यहाँ पर हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान देश में तीनों ही कलाएं, अब यहाँ पर तीनों ही कलाएं में किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, आप सोच रहे होंगे ना कि हम यहाँ पर संगीत पढ़ चुके हैं, नृत्य पढ़ चुके हैं, लेकिन ये तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा नाटक, ठीक है। नृत्य, संगीत और नाटक, ये तीनों ही कलाएं विकसित हो रही थी। संगीत के संस्थान भी बहुत ज़्यादा खुलने लगे थे। अनेक लोगों को संगीत सीखने का अवसर भी मिल रहा था। संस्थान खुलने लगे, बहुत ज़्यादा लोग उसमें जाने लगे, सीखने लगे, ठीक है, अपने स्किल्स को डेवलप करने लगे। इसी तरह से तो हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर करा था। चित्रकला, उसके लिए भी तो संस्थान खोले गए थे। स्कूल, विद्यालय, कितने सारे बड़े बड़े विद्यालयों की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसी तरह से इनका प्रचार प्रसार बढ़ता गया, ठीक है। विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में संगीत विभाग भी खोले गए। खेरगढ़ का इंदिरा कला विश्वविद्यालय संगीत का विश्वविद्यालय। खेरगढ़ कहाँ पर है? खेरगढ़ यूपी में है, यूपी में खेरगढ़ है। वहाँ पर इंदिरा कला विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा फेमस है। जो कौन सा विद्यालय? संगीत का विश्वविद्यालय है। गंधर्व महाविद्यालय, कथक केंद्र तथा दक्षिण के कई संस्थान संगीत का अपने तरीके से प्रसार कर रहे थे। और तो और संगीत में सभाएं की जाती थी, बैठकें होती थी, भाषण भी दिया जाता था, प्रदर्शन का आयोजन किया जाता था आदि। देश के कोने कोने में संगीत का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसके लिए सामाजिक संस्थाएं जैसे स्पीक, फ्रेंड्स यहाँ पर स्पीक मैके जो है ना, वो एक सामाजिक संस्था का नाम था, ठीक है। भारतीय अंतर्देश ग्रामीण सांस्कृतिक केंद्र, जिसको IIRCC बोला जाता है। कलाकारों तथा आधुनिक पीढ़ी के बीच गहरे संबंध स्थापित करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा परिश्रम का कार्य भी किया था। लोगों को जागरूक करना, उन्हें मतलब अपनी संस्थाओं में लाना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, ये इतना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, क्या ये संगीत केवल हमारे देश में ही विकसित हो रहा था? नहीं, जो फॉरेन कंट्रीज़ थे, जो विदेशों में भी पता है बहुत सारे संस्थान खोले गए थे संगीत के। संगीतकार सम्मान प्राप्त कर रहे थे विदेशों में भी। सिर्फ हमारे भारत में ये फेमस नहीं था, बल्कि जो फॉरेन कंट्रीज़ थे उसमें भी जो संगीतकार थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। जैसे पंडित रविशंकर, उस्ताद अली, अकबर खान, अल्लाह रखा आदि द्वारा खोले गए संगीत के विभिन्न संस्थान भी जो विदेशी थे ना, विदेशियों के लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य था और शिक्षण केंद्र भी था। और तो और विश्वविद्यालयों में यानी कि कॉलेजेस में कला के लिए विद्यार्थियों को डिप्लोमा और डिग्री देने की भी सुविधाएं शुरू होने लगी थी। और तो और जो विश्व में यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो भारतीय कलाओं को कला प्रस्तुति के लिए भी निमंत्रण किया जाता था, लोगों को बुलाया जाता था, वे विभिन्न उत्सव समारोहों में भी भाग लेते थे। यहाँ पर हमने वर्तमान और आधुनिक काल में और तो मध्ययुगीन काल में जो भी संगीत विकसित हुए थे, जो भी संस्थान खोले गए थे, क्या क्या इसका मतलब उद्देश्य था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की है। अब हम देखते हैं आधुनिक भारत के प्रसिद्ध जो नर्तक थे उनके बारे में। कथक के जो प्रसिद्ध नर्तक थे उसमें पंडित बिरजू महाराज का नाम पहले आता है। उसके बाद पंडित शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, पंडित लच्छू महाराज, ये सारे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फ्रेंड्स, आई नो कि ये थोड़ा याद करना मुश्किल है, क्योंकि हम याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको बार बार लर्न करें। एक दिन में आप कम से कम 5 या 6 बार इसको लर्न करेंगे ना, तो फिर आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में किसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है? तो सरोजा वेदनाथन, पद्म सुब्रमण्यम का, गीता चंद्रन, ये 3 नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसी में देख लेते हैं केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्राही, किरण सहगल, माधवी मुदगल। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इजी हो, तो अगर आप कहेंगे ना तो मैं इसका मतलब इजी ट्रिक भी लेकर आ जाऊंगी आपके लिए, लेकिन आपको इसके लिए मुझे कमेंट करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुचिपुड़ी। स्वप्न सुंदरी, सत्यनारायण शर्मा, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, सोनल मानसिंह, ये नाम बहुत ज़्यादा फेमस है किसमें? कुचिपुड़ी में। संगीत विद।
फ्रेंड्स यहाँ पर आप संगीत विद के नामों को देख लेना। वेंकट मखी, रमा मनते, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, बट संगीत विद में इतना नहीं पूछा जाता। जैसे कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया, इन्हीं सब में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पिछले कुछ दशकों में नृत्य कला व नृत्यकारों के स्तर में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। सम्मानित परिवारों के युवक नृत्य को व्यक्तिगत गुण के रूप में सीखने लगे हैं, यानी कि हर घर से हर इंसान जो अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो भी अपने व्यक्तित्व गुण को निखारने के लिए संस्थाओं में जाते हैं, सीखते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ होता है जो कि उनके व्यक्तित्व को निखारती है। कुछ विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में नृत्य की शिक्षा के लिए पृथक विभाग भी खोले गए हैं। शास्त्रीय नृत्य कलाओं के पद्म श्री, पद्म भूषण आदि राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाता है। किसमें? शास्त्रीय नृत्य में। तो यहाँ पर था हमने पढ़ा नृत्यों के बारे में, ठीक है। अब आइए इसके हम पाठगत प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, भगवान शिव की नटराज आकृति क्या प्रस्तुत करती है? मैंने आपसे कहा था ना, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो सृष्टि चक्र का निर्माण और विनाश को प्रदर्शित करती है। सेकंड है, नृत्य की 2 शैलियाँ क्या है? तो शास्त्र नृत्य और नृत्य शैली, ये नृत्य की 2 शैलियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। बिहू कहाँ का था? असम का था, ठीक है। यहाँ पे रहा असम। गरबा कहाँ का था? गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। और भांगड़ा और गिद्दा कहाँ किया जाता है? पंजाब, अपने पंजाब में किया जाता है ना। बांस नृत्य कहाँ का फेमस? फ्रेंड्स, कोली कहाँ का था? हमने कोली पढ़ा था ना, तो कोली था महाराष्ट्र का, है ना। और धूमल कहाँ का था? कश्मीर का। कश्मीर का बहुत ज़्यादा फेमस। धूमल कहाँ का है? कश्मीर का। और छऊ हमने पढ़ा था ना, छऊ कहाँ का था? बंगाल का था। छऊ बंगाल का था, ठीक। यहाँ पे हमने नृत्य और राज्य को कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 4, नृत्य की 3 सामान्य श्रेणियाँ क्या है? तो नृत्य पद संचालन, नृत्य अंग संचालन, नाट्य अभिनय। ये किसके थे? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ये बताया गया था, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, कथक के 2 प्रसिद्ध नर्तकों के नाम लिखिए। तो पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, ये सारे यहाँ पे 2 पूछा था, लेकिन मैंने और भी लिख दिया ताकि आपको ईजी हो लर्न करने में। क्वेश्चन 6 है, भरतनाट्यम के कुछ प्रसिद्ध नर्तकों के नाम लिखिए। तो गीता चंद्रन, पद्मा सुब्रमण्यम, ये सारे फेमस है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे नाटक के बारे में। 12.7 है हमारा नाटक। रामायण में महिलाओं के नाटक मंडलों का वर्णन है, यानी कि रामायण में नाटक के बारे में वर्णन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संगीतविदों और नर्तकों नाटकों के मंचन का भी वर्णन किया गया है। यानी कि जो प्रसिद्ध पुस्तक है रामायण और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसमें संगीत और नर्तकों के बारे में वर्णन किया गया है। नाटक प्रस्तुति कला की एक अन्य विधा है जो बहुत से टाइम पहले से चली आ रही है। शायद कहा जाता है कि नाटक बच्चों के खेलों के माध्यम से ही उत्पन्न हुआ होगा। बच्चा नकल करता है, हास्यजनक यानी कि हंसी जैसे चरित्र व व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को दर्शाता है, और यही निश्चित रूप से नाटक का आरंभ रहा होगा। यहाँ पे ऐसा सिर्फ अनुमान लगाया गया है, ठीक है। प्राचीन काल से देवी देवताओं के राक्षसों से युद्ध की मिथि की कथाएं प्रचलित रही हैं, ठीक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है और जनसाधारण के लिए असुर पराजय, अमृत मंथन नामक नाटक भी लिखे हैं। यहाँ पर भरत मुनि के बारे में बताया गया है। जिस तरह से उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था, उसी तरह जनसाधारण यानी कि आम लोगों के लिए असुर पराजय और अमृत मंथन नामक नाटक की भी रचना उन्होंने की थी। नाट्य शास्त्र नाटक दूसरी प्रस्तुति कलाओं के क्षेत्र में लिखी महान पुस्तक है। महान लेखक जैसे भास ने उदयन की कथा तथा रामायण और महाभारत पर आधारित नाटक लिखे हैं। किसने? भास ने। भास ने क्या लिखा है? रामायण और महाभारत के आधारित पर नाटक लिखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर भास की प्रमुख रचना पूछेंगे तो स्वप्न वासुवदता किसकी? भास की प्रमुख रचना है। भास की प्रमुख और तो और भरत मुनि ने नट यानी कि पुरुष कलाकार, नटी स्त्री कलाकार को कहा जाता है। संगीत, नृत्य, वाद्यों और संवाद, विषय मंच की आदि के बारे में भी लिखा है। भरत मुनि के अनुसार नाटक संप्रेक्षण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, संचार, ठीक है, सर्वोत्तम माध्यम है। नाटक कम्युनिकेशन का सर्वोत्तम माध्यम है, यानी कि अपनी बात को किसी तक पहुंचाने का ये सर्वोत्तम बहुत अच्छा माध्यम है। इन्होंने नाटक के लिए एक विशेष पाठ जैसे सेलूस का भी वर्णन किया है। अब देखिए शैलूस किसको कहा जाता है? जिनके पास शैलूस किसको कहा जाता है? जिनके पास व्यावसायिक नाटक कंपनियां होती हैं, उसे ही शैलूस कहा जाता है। साहसिक कहानियों का गायन को जनता में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, यानी कि कहानियों में धीरे धीरे कुछ गाने के लिए भी प्रस्तुत किया जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा जनता के सामने लोकप्रिय हुआ था। ये पेशेवर कलाकार जिनको कुशीलव कहा जाता था।
यानी कि जो कहानियों में गायन करते थे ना, उनको कुशीलव कहा जाता था और ये अस्तित्व में उस टाइम पे आए थे। बुद्ध और महावीर के काल में भी नाटक और उनके धर्म के सिद्धांतों को जन साधारण तक पहुंचाने का माध्यम, यानी कि जब बुद्ध और महावीर का टाइम चल रहा था ना, तो जो धर्म के सिद्धांत थे वो नाटक के माध्यम से जनता तक, लोगों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा माध्यम था। ठीक है, लघु नाटक और लंबे नाटक जन साधारण को उपदेश और शिक्षा देने के लिए आयोजित किए जाते थे। अब यहाँ पे नाटक का उद्देश्य बता रहा है कि आखिर इसका क्या उद्देश्य था। तो जब नाटक, जो लघु नाटक या फिर लंबे नाटक बनाए जाते थे, ठीक है, लोगों तक उपदेश और शिक्षा को पहुँचाने के लिए किए जाते थे। नृत्य और संगीत नाटक के प्रभाव को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्राचीन काल था ना, उसमें 10वीं शताब्दी तक शिक्षित लोगों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। नाटक भी अधिकांश लोगों में इसी भाषा में भी होते थे, यानी कि जो नाटक हुआ करते थे ना, वो संस्कृत भाषा में ही होते थे। जो कलाकार निम्न वर्गों और महिलाओं की भूमिका निभाते थे वो क्या करते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे, क्योंकि उन्होंने तो कभी पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उन्हें संस्कृत भाषा आती ही नहीं थी, इसलिए वे अपनी भाषा का प्रयोग प्राकृत भाषा में करते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम सब संस्कृत में ही लिखे गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भास के बारे में अभी जस्ट पढ़ा था कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, स्वप्नवासवदत्ता। ठीक है, उन्होंने 13 नाटक लिखे थे। प्राकृत भाषा में नाटक 10वीं शताब्दी तक काफ़ी लोकप्रिय बन गए थे। विद्यापति 14वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण नाटककार थे। हिंदी और अन्य क्षेत्र भाषाओं के गीतों की शैली में उन्होंने प्रस्तुत किया था। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से आपने लोक नृत्य क्या था, टू पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, उसी तरह से नाटक के संदर्भ में 2 प्रकार विकसित हुए। एक शास्त्रीय प्रकार जिसमें नाट्य कला की सभी बारीकियां विद्यमान थी, और दूसरी थी सहज और तत्कालिक लोक नाट्य कला थी। लोक नाटकों में स्थानीय बोली का प्रयोग किया जाता था। संगीत और नृत्य के संयोग के साथ नाट्य शैली लोकप्रिय हो गई थी। विभिन्न राज्यों में लोक नाटकों के प्रकारों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे देखिए, बंगाल में जात्रा कीर्तनीय नाटक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। बिहार में विदेशिया, राजस्थान में रास, झूमर, ढोला मारू, ये लोक नाटक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। जैसे उत्तर प्रदेश में रास, नौटंकी, स्वाग, भांड नाम से जाने जाते थे। गुजरात में भावई नाम से जाने जाते थे। महाराष्ट्र में लाडित और तमाशा नाम से जाने जाते थे। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक कथकली, यक्षगान नामक नाटक से प्रेरित होता था। लोक नाटकों में कुछ वाद्य यंत्र भी प्रसिद्ध है जिनका इस्तेमाल किया जाता था, जैसे ढोल, करताल, मंजीरा, खंजीरा, ये सारे आप याद रखना। ठीक है, ये हम यहाँ पे नाटक की बात कर रहे हैं और नाटक में ये सारे नेम्स हैं और कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मध्यकाल संगीत और नृत्य में समृद्ध था, यानी कि जो मध्यकाल का जो टाइम था ना, वो संगीत और नृत्य दोनों में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो गया था। लेकिन जो मध्यकाल का टाइम था ना, उसमें नाटक को इस काल में ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। और तो और जो वाजिद अली शाह जैसे कला संरक्षण बादशाह नाट्य कला के भी संरक्षण थे, यानी कि जो कला संरक्षण के बादशाह थे जैसे वाजिद अली शाह, उन्होंने नाट्य कला को भी संरक्षण दिया था। वे कलाकारों को क्या करते थे, नाटकों में भाग लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। अब देखिए, अंग्रेज़ों के आने से इसमें क्या परिवर्तन हुआ था। तो 18वीं शताब्दी में कलकत्ता में एक अंग्रेज़ द्वारा नाटक ग्रुप की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर अंग्रेज़ों का योगदान पूछे ना, तो इसमें यही बताना है कि अंग्रेज़ों के द्वारा एक नाटक ग्रुप की स्थापना की गई थी। एक रूसी जिसका नाम था होरासिम लेबेदेव, जिसने बंगाली थिएटर की नींव भी डाली थी। और तो और इसको भारत में आधुनिक भारतीय थिएटरों की शुरुआत का घोतक भी माना जाता है। भारतीय नाटकों को अंग्रेजी नाटक, विशेष रूप से शेक्सपियर के नाटकों ने काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया गया था। अब देखिए, धीरे धीरे इसमें भी बदलाव हो गया था। नाटकों के लिए मंचों के पास अब जल्दी खींचने वाले पर्दे भी उपलब्ध हो गए थे। मंचों पर परिदृश्य को बदला जाता था। थिएटर का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाता था। और तो और ये विभिन्न भाषाओं में लिखा जाने लगा था। मध्यकाल में लिखे गए नाटक है जैसे विद्या सुंदर लोकप्रिय नाटक है। ठीक है,
गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था? जयदेव ने। कृष्ण की लीलाओं से संबंधित कहानियों को इसमें वर्णित किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कुछ नाटक है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिनमें है आजकल कई प्रकार के नाटक प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे मंच थिएटर, रेडियो थिएटर, नुक्कड़ नाटक। ठीक है, नुक्कड़ नाटक आपने देखा होगा, स्कूलों में भी करवाया जाता था। संगीत में थिएटर, लघु छलकियाँ, एकांकी नाटक, ये सारे आजकल के प्रमुख नाटक हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखा हमने नाटकों के बारे में। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नाटक और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण नाटक और उनके लेखकों को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, किसके द्वारा लिखा गया? उनके लेखक कौन है? कालिदास जी। पद्मावती मधुसूदन जी के द्वारा लिखा गया था। नील देवी भारतेंदु इसके मुख्य लेखक हैं। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु ही इनके लेखक है। अंधेर नगरी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इन तीनों में किसका नाम आ रहा है? भारतेंदु का नाम आ रहा है। इसका मतलब है नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र और अंधेर नगरी, ये तीनों नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चंद्रावल, अजातशत्रु, राज्यश्री, चंद्रगुप्त, प्रायश्चित, करुणालय, भारतेंदु, ये सारे किनके द्वारा लिखे गए हैं? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इसको याद रखना। यहाँ पर हमने देखा महत्वपूर्ण नाटक और उनके लेखक, ये सारे महत्वपूर्ण नाटक हैं और ये हैं इनके लेखक, आपको ये सारे याद होने चाहिए। आइए इसके हम कुछ पाठगत प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है नाटक का आरंभिक रूप क्या था? तो हमें यहाँ पर बताना है कि नाटक का आरंभिक रूप क्या था, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चा नकल करता है, उपहास करता है, व्यंग करता है, उसी से ही नाटक का आरंभिक रूप की शुरुआत हुई थी। सेकंड, भारतेंदु के 2 नाटकों के नाम बताइए। तो असुर पराजय, अमृत मंथन, भरत मुनि के 2 नाटक के नाम हैं। ठीक है, थर्ड है क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार संप्रेक्षण का संपूर्ण उचित माध्यम क्या था? तो संप्रेक्षण यानी कम्युनिकेशन का उचित माध्यम नाटक था। ठीक है, फोर्थ है व्यावसायिक नाटक कंपनी किस समुदाय की थी? तो शैलूप समुदाय की थी। फिफ्थ है कुशीलव कौन थे? फ्रेंड्स यहाँ पर कुशीलव कौन थे? कुशीलव पता है किनको बोला जाता था? कुशीलव प्राचीन भारत में जो घूम घूम कर कथा, गीत, नृत्य और नाटक, ठीक है, कथा, गीत, नृत्य और नाटक प्रस्तुत करने वाले जो कलाकार होते थे, उन कलाकारों को ही कुशीलव कहा जाता था, ये याद रखना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 6 है इन दिनों किस प्रकार के विभिन्न नाटक विकसित हो रहे हैं? तो मंच नाटक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, रेडियो नाटक, नुक्कड़ नाटक, एकल नाटक, संगीत नाटक, ये सारे मैंने बताए थे ना, ये सारे बहुत विभिन्न नाटक है जो विकसित हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 है कालिदास के कोई 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम और मालवी कामिनी मित्रम। ठीक है, क्वेश्चन 8 है पद्मावती किसने लिखा था? तो मधुसूदन ने पद्मावती लिखा था। क्वेश्चन 9 है जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो अजातशत्रु और चंद्रगुप्त, ये दोनों किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। वैसे तो हमने बहुत सारे जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में पढ़ा है जस्ट अभी। ठीक है, उनमें से हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं को लिखो, जो आपको ईजी लगे, जो आसानी से याद हो जाए वही लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तुति कला के स्वरूपों का वर्तमान परिदृश्य क्या है? तो देखिए वर्तमान में देश में कला की तीनों स्वरूप, अब कला की तीनों स्वरूप कौन से हैं? एक तो हो गया नृत्य, संगीत और चित्रकला, ये देश में बहुत अच्छे से फूल फल रहे हैं और आगे विकसित हो रहे हैं। ठीक है, देखिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इन कलाओं को पाठ्यक्रम के रूप में भी स्वीकार किया जाने लगा, यानी कि स्कूलों में भी इसे एक सब्जेक्टिव तौर पे स्वीकार किया गया। खेरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय संगीत का एक विश्वविद्यालय है, यानी कि यूपी में मैंने खेरागढ़ में बताया था ना कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय संगीत का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। कथक केंद्र, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, भारतीय कला केंद्र, अनेक संस्थाएं संगीत का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये सारे क्या है? ये सारे संस्थाओं के नाम हैं। और तो और संगीत सभाओं का, बैठकों का, व्याख्यानों, प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जाता है। इससे क्या होगा? संगीत का प्रचार प्रसार होगा, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, सीखने का मतलब इच्छा बढ़ेगी। संगीतकारों, संगीतविदों, संगीत शिक्षकों, संगीत विशेषज्ञ जो होते थे, संगीत तथा नाटक को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स यही है इसका वर्तमान परिदृश्य। अगर मैं और आपको बताऊँगी, आप यहाँ से पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करवा देती हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 12.10 है कला की विधाएं और मानव व्यक्तित्व का विकास। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कला केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, ये इंसान के संपूर्ण विकास में भी मदद करती है। कला इंसान को सुंदरता, रचनात्मक और संवेदनशील का अनुभव भी कराती है। संगीत, चित्रकला, नृत्य आदि भावनाओं को अभिव्यक्त करने का भी कला एक माध्यम है। लोक कला और नाटक लोगों को जोड़ते हैं, सामूहिकता की भावना भी जगाते हैं। फ्रेंड्स आप जानते हैं ना, कलाओं का ज्ञान अभ्यास व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं। आत्म संतुलन, आत्म शांति, आत्म नियंत्रण यानी कि स्वयं पर नियंत्रण, दूसरों के लिए स्वयं में प्रेम का भाव प्राप्त करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कला प्रदर्शन उन्हें आत्मविश्वासी, आत्मनियंत्रणी और स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालने वाला बनाते हैं। इससे हमारे बहुत सारे स्किल्स की भी डेवलप होती है। ठीक है, इसके पाठगत प्रश्न है 12.5 का क्वेश्चन 1 है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रस्तुति कला के तीनों प्रकार के प्रचार का कार्य किया है, नाम बताइए। तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने कला के प्रचार प्रसार के लिए काम किया था। सेकंड है, प्रस्तुति कला के विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी एजेंसी कार्य कर रही है, नाम बताइए। तो ICCR। ठीक है, थर्ड है, भारत सरकार ने प्रसिद्ध कलाकारों का किस प्रकार उत्साह बढ़ाया है। देखिए, जो सरकार ने प्रसिद्ध कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए जैसे पुरस्कार सम्मान देते हैं, अकादमियाँ, पेंशन, स्कॉलरशिप, महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय मंच भी उनके लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। क्वेश्चन 4 है, प्रस्तुति कलाएं हमारी किस प्रकार सहायक है। तो प्रस्तुति कलाएं हमें मस्तिष्क का संतुलन बनाती हैं, स्वयं पर नियंत्रण, सभी प्राणियों से प्रेम भाव करना सिखाती है, अपने ऊपर भरोसा करने के योग्य भी बनाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए हम इसके कुछ पाठांत प्रश्नों को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, भारत में प्रस्तुति कला के लक्ष्य तथा उद्देश्य बताइए। यहाँ पर हमने प्रस्तुति कला के बारे में पढ़ा था ना, तो हमें उसके लक्ष्य और उद्देश्य को ही बताना। फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले इसका मुख्य लक्ष्य देख लेते हैं। तो लक्ष्य क्या है, दर्शकों में कला और सुंदरता का अनुभव कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। मनोरंजन प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, मनोरंजन प्रदान करना, गीत, नृत्य, नाटक या संगीत द्वारा उन्हें आनंद देना, अपना कोई भी संदेश पहुँचाना जैसे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या नैतिक संदेश को सरल रूप में जनता के सामने, लोगों के सामने पहुँचाना। ठीक है, संस्कृति का संरक्षण करना। अब संस्कृति का संरक्षण मतलब कैसे, जैसे परंपरागत कहानियाँ जो वर्षों से चली आ रही कहानियाँ हैं, नृत्य है, ठीक है, उन संगीतों को जीवित रखना, कलाकारों की भावनाओं और विचारों को दर्शकों तक पहुंचाना, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। अब हम उद्देश्य देख लेते हैं। कथा, उद्देश्य में क्या क्या होता है, जैसे कथा, नाटक, नृत्य आदि के माध्यम से जीवन मूल्य और ज्ञान सिखाना, यानी कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना हम ये कह सकते हैं। और तो और सामाजिक उद्देश्यों के लिए भी किए जाते हैं, जैसे समाज को एकजुट करना, लोगों को आपस में जोड़ना और अच्छाई बुराई, धर्म अधर्म के भेद को स्पष्ट कराना और आदर्श जीवन की प्रेरणा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। भक्ति, श्रद्धा और धार्मिक विश्वास को मजबूत बनाना है। राष्ट्र की कला, भाषा और परंपराओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना है, यानी कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन तक पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, यही था इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 2, भारत में प्रस्तुति कला के विकास को रेखांकित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें इसको 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और समकालीन काल। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल, अब देखिए यहाँ पे प्राचीन काल में क्या हुआ था। प्राचीन काल में प्रस्तुति कला का आरंभ वैदिक काल से माना जाता है। कुशीलव के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुशीलव घूम घूम कर धार्मिक और सामाजिक कथाएं सुनाते थे। ठीक है, उसके बाद लव कुश ने पहली बार राम कथा का गायन किया, जिससे प्रस्तुति कला को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला। फिर देखिए मध्यकाल में क्या हुआ था। मध्यकाल में संतों और कवियों जैसे कबीर, तुलसीदास, मीराबाई ने भक्ति गीत, भजन और नाटक के माध्यम से समाज में संदेश पहुंचाए थे। लोक नृत्य और लोकगीत जैसे रासलीला, नौटंकी, रामलीला प्रस्तुति कला के लोकप्रिय रूप बन गए थे। आधुनिक काल में क्या हुआ था। आधुनिक काल में अंग्रेजों के आने पर रंगमंच यानी कि थिएटर और नाटकों का नया रूप सामने आने लगा था। भारत में आधुनिक नाटककार जैसे भारतेंदु हरीशचंद्र ने सामाजिक समस्याओं को नाटकों में दिखाया था। सिनेमा और फिल्मों में प्रस्तुति कला को नया आयाम दिया गया था। उसके बाद समकालीन काल में क्या हुआ था।
समकालीन में आपने देखा था कि सब कुछ चेंज हो गया था। अब प्रस्तुति कला केवल मंच तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया तक भी फैल गई थी। संगीत कार्यक्रम जैसे नृत्य शो, रंगमंच, वेब सीरीज और सांस्कृतिक महोत्सव इसके नए रूप सामने आ गए थे। सरकार और निजी संस्थाएं कलाओं को मंच, पुरस्कार और महोत्सवों के माध्यम से प्रोत्साहन दे रही थी। तो ये था प्रस्तुति कला का विकास। अगर आप लॉन्ग वीडियो इसके लिए चाहते हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की, तो मैं आपको अपलोड करवा दूंगी, लेकिन आपके कमेंट करने पर। क्वेश्चन 3 देखते हैं। आधुनिक भारतीय संगीत में परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, जो आधुनिक भारतीय संगीत में जो बदलाव हुए थे ना, वो इस प्रकार हुए थे। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था ना कि कुछ गीत होते थे जो राजा के दरबार में गाए जाते थे, और कुछ गीत होते थे जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए गाए जाते थे। तो दरबारी और धार्मिक संगीत से लेकर लोक और फिल्मी संगीत तक, लोग जैसे कुछ गीत लोगों द्वारा गाया जाता था, कुछ फिल्मों में ही गाया जाता था। पारंपरिक वाद्यों से इलेक्ट्रॉनिक वाद्यों तक, जैसे कुछ वाद्य थे जिनका संगीतों में प्रयोग किया जाने लगा था। गुरु शिष्य की परंपरा जैसे घराना परंपरा भी चलने लगा था। भारतीय और पाश्चात्य संगीत के फ्यूज़न तक, यानी कितने चेंजमेंट आए थे ना संगीत में। वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, कुछ राजा के दरबार में गाए जाते थे, कुछ फिल्मों में गाए जाते थे। ठीक है, ऐसे ही चेंजमेंट इसमें हुआ था। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। लोकगीतों का क्या महत्व है, कुछ लोकगीतों के नाम बताइए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लोकगीत होते हैं वो जनजीवन के, यानी कि लोगों के जीवन के आईने होते हैं। ये समाज की भावनाओं, परंपराओं, संस्कृति को जीवित रखते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान व संस्कार, शिक्षा को पहुँचाते हैं। ठीक है, कुछ हमने लोकगीतों के बारे में पढ़ा था, जैसे गरबा, डांडिया, भवैया, गिद्धा, ये सारे क्या है, ये सारे लोकगीत हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 है। शास्त्रीय नृत्य का क्या महत्व है, कुछ शास्त्रीय नृत्यों के प्रकार बताइए। फ्रेंड्स देखिए, शास्त्रीय नृत्य का महत्व क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य भारत की प्राचीन परंपराओं, धर्म और संस्कृति को जीवित रखता है। ये केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि ईश्वर की उपासना और ध्यान का भी साधन है। इसमें संगीत, ताल और भाव, मुद्रा, अभिनय का अद्भुत मेल होता है। यानी कि तालों का, संगीत में किसका, तालों का, भाव का, मुद्रा का, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। नृत्य के माध्यम से धार्मिक कथाएं, नैतिक मूल्य जो होते हैं, सामाजिक संदेश लोगों तक पहुंचाए जाते थे। फ्रेंड जो नृत्य होता था ना, उनका यही मुख्य उद्देश्य होता था कि लोगों तक इनका प्रचार प्रसार करना है और सही संदेशों को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। नृत्य से आत्मविश्वास, अनुशासन, शारीरिक लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और भावनात्मक अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था तब मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य भी पढ़ाए थे। आई होप कि आपको याद होगा, पर मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देती हूँ। नंबर 1 पे भरतनाट्यम, जो कहाँ पर होता था, तमिलनाडु में होता था। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ पे, तमिलनाडु में होता था। कथक कहाँ पे होता था, यूपी में किया जाता था। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में किया जाता था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिशा ओडिशी में, मणिपुरी मणिपुर में। सत्रिया कहाँ का था, असम का महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य था। ठीक है, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। अंग्रेजों के आगमन से नाटक में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, स्पष्ट करें। यानी कि अंग्रेजों के आने से नाटक में क्या चेंजमेंट हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बता। देखिए, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों के साथ भारत में यूरोपीय शैली का रंगमंच भी आया। उनके द्वारा जैसे पर्दा हो गया, दृश्य मंच जैसे आधुनिक शैली तकनीकों की शुरुआत भी हुई थी। और भाषाओं में चेंजमेंट हुए, जैसे पहले नाटक संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं में ही होते थे। अंग्रेज़ों के आने के कारण अब हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में आधुनिक नाटक लिखे जाने लगे थे। देखिए, जो पहले के नाटक होते थे ना, वो केवल धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर भी आधारित थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने से, अंग्रेज़ों के समय सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज, अशिक्षा, स्त्री दशा, महिलाओं की दशा और राजनीतिक चेतना नाटकों का मुख्य विषय बन गए थे। ठीक है, और तो और इनके आने से प्रोफेशनल थिएटर का भी जन्म हुआ। पहले नाटक धार्मिक मेल या लोक मंचों पर ही होते थे। अंग्रेजों के समय शहरों में थिएटर हॉल बने, जिससे शिक्षित और मध्य वर्ग दर्शक बनने लगे थे। दर्शक मीन्स देखने वाले। और तो और पहले जो महिला पात्र होते थे ना, वो पुरुष निभाते थे, लेकिन धीरे धीरे स्त्रियां भी इस रंगमंच पर आने लगी थी।
अंग्रेजों के आने से नाटक का स्वरूप धार्मिक कथाओं से बदलकर सामाजिक और राजनीतिक विषयों तक पहुंच गया था। लोकमंच से बदलकर आधुनिक रंगमंच बना और प्राचीन अभिनय से आधुनिक थिएटर कला का विकास हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने चैप्टर को पूरा कवर किया। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और मैंने आपके पाठांत पृष्ठ को भी पूरा कंप्लीट करवा दिया है, अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।